अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक था हाउ टू इंटर इन अ ग्लोबल मार्केट, जिसमें हमने 3 डिसीजंस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और हम फोर्थ डिसीजन को अभी डिस्कस करेंगे। डिसाइडिंग ऑन द मार्केटिंग प्रोग्राम, स्टैंडर्डाइजेशन और अडेप्टेशन। यानी हम मार्केटिंग प्रोग्राम डिसाइड करेंगे कि हमने किस प्रोग्राम को लेके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाना है। तो हमारे पास दो तरह के प्रोग्राम्स हैं जो यूजुअली इंटरनेशनल मार्केट में इंटर होने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन है और दूसरा अडेप्टेशन है। तो पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली कि आप अपने जो ब्रांड या जो प्रोडक्ट आप अपने होस्ट कंट्री के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आप उसी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के साथ नई मार्केट के अंदर जाते हैं, उसी स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के साथ आप नई मार्केट के अंदर जाते हैं, या आप वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ के प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस के हिसाब से कस्टमर की आप नई मार्केट के अंदर अपनी अडेप्टेशन के थ्रू न्यू स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन की जब बात करते हैं तो हम बिल्कुल सेम प्रोडक्ट नए कंट्री के अंदर लेके चले जाते हैं। स्टैंडर्डाइज हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज होती हैं, स्टैंडर्डाइज हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम्स होते हैं। यानी आपकी प्रोडक्ट भी सेम है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सिमिलर ही वहाँ पर आप सेटअप कर रहे हैं, वहाँ पर आपका जो कस्टमर है वो भी सिमिलर है तकरीबन। जिस तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर पाकिस्तान में आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आप उसको इंडिया में लेके जाना चाहते हैं, वो तो हो सकता है आपकी वही स्टैंडर्डाइजेशन वाली स्ट्रेटजी इंडिया के अंदर आप यूज़ कर सकें, या इंडिया के अंदर कोई ब्रांड है जो कि पाकिस्तान जाना चाहता है या श्रीलंका में जाना चाहता है या अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर जाना चाहता है या बांग्लादेश के अंदर जाना चाहता है, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में तकरीबन लैंग्वेज सिमिलर है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज आपकी सिमिलर रहेंगी और हो सकता है प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस भी, क्योंकि हमारा कल्चर ऑलमोस्ट मोर देन 50% सिमिलर है, तो आपकी प्रोडक्ट भी एक्सेप्टेबल हो उस मार्केट के अंदर। इसकी एक बड़ी एग्जांपल है, इंडिया का एक ब्रांड है हिमालय कॉस्मेटिक्स के नाम से, वो पाकिस्तान में बड़ी अच्छी शोहरत रखता है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसका आप जो कह रहे हैं कि कस्टमर मौजूद है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर पाकिस्तान में उसका मौजूद है। तो वो क्या है, बेसिकली वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, वो इंडिया में भी बिल्कुल सेम वही प्रोडक्ट सेल करता है और पाकिस्तान में भी वही सेम प्रोडक्ट्स उसके मार्केट में सेल हो रहे होते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो देखते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले इकोनॉमी ऑफ स्केल आप अचीव कर सकते हैं, लोअर मार्केटिंग कॉस्ट है। जाहिर है आप स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू आ रहे हैं तो आपको नई स्ट्रेटजीज अडेप्ट नहीं करना पड़ रही। पावर एंड स्कोप उसका वही सिमिलर है जो कि आपकी मार्केट पहले से मार्केट के अंदर आपकी जो आप जो कह लें कि कस्टमर पावर है, कस्टमर डाटाबेस है, कस्टमर शेयर है, तो आपको वही दूसरी मार्केट के अंदर भी आपको मिल सकता है और आपके ब्रांड की पावर और उसका स्कोप इंटरनेशनल हो रहा है यहाँ पर, यह आपको उसका एडवांटेज हो सकता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी इन ब्रांड इमेज, बिल्कुल आपका ब्रांड इमेज कंसिस्टेंट रहता है, या आप यूँ कह लें कि जो आपका ब्रांड इमेज इंडिया के कस्टमर्स का था हिमालय का, वही आपका पाकिस्तान में भी रहेगा, क्योंकि वो लोग भी इसी ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं और सिमिलर कल्चर के लोग। इसी तरह एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस गुड आइडियाज़, बिल्कुल ये भी हो सकता है कि एबिलिटी आप का वो जो ब्रांड है जो आपके सिमिलर कल्चर के अंदर आया है या आप स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू आए हैं, तो हो सकता है आप जिस स्टैंडर्डाइज्ड आइडिया के साथ नई मार्केट के अंदर इंटर हुए, उस मार्केट को आपके ये आइडियाज़ या आपके ये मार्केट प्रोग्राम्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकें। यूनिफॉर्मिटी ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, ऑब्वियसली जब आप स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू आएंगे तो आपकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इंक्रीज हो जाएगी और उससे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। यानी आपको आपकी मैनेजमेंट भी आप अपनी होस्ट कंट्री से ले जाकर वहाँ पर एम्प्लॉय कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पर ले जाकर अपने उन्हीं से सर्विसेज ले सकते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी हो जाती है आपकी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर। एडवर्टीजमेंट्स भी आप सेम चला सकते हैं, सेम लैंग्वेज के अंदर चला सकते हैं। उसके बाद ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिफरेंसेस इन कंज्यूमर नीड्स, हो सकता है कि आप स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू जब किसी कंट्री के अंदर जाते हैं जहाँ पर सिमिलर कल्चर नहीं है, ठीक है, सिमिलर नीड्स नहीं है, तो वहाँ पर हो सकता है आप
आपकी प्रोडक्ट, आपकी स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजीज वहाँ फेलियर का शिकार हो जाएं। उसके बाद डिफरेंसेस इन कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज टू मार्केटिंग प्रोग्राम। हो सकता है पाकिस्तान में जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हों आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर्स, हो सकता है उसमें इंडिया में जाके उस तरह से रिस्पॉन्स ना करें। ठीक है, हो सकता है आपकी किसी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के अंदर कुछ ऐसे फ्लॉज हों जो वहाँ के कंज्यूमर उसको अडेप्ट ना कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद डिफरेंसेस इन ब्रांड डेवलपमेंट प्रोसेस है। हो सकता है ब्रांड डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब ये है कि कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, जो कि ये समझते हों कि इस ब्रांड को जब बनाया गया या डेवलप किया गया इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि उनके रिलीजियस या कल्चरल पर्सपेक्टिव से वो ठीक ना हो। उसके बाद है जी हमारे पास डिफरेंसेस इन लीगल इन्वायरमेंट। बिल्कुल, ये एक बड़ा फैक्टर है जिसको हम एक्सटर्नल फैक्टर भी कहते हैं, कि हो सकता है वहाँ का लीगल इन्वायरमेंट डिफरेंट हो, वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी ना हो, वहाँ की आप यूँ कह लें कि इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल ना हो, वहाँ पर जो कमर्शियल लॉज हैं या लीगल लॉज हैं वो डिफरेंट हों यहाँ से। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको कुछ आप यूँ कह लें कि आपकी प्रोडक्ट हो सकता है फेलियर का शिकार हो जाए, या आपकी जो स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच है वो फेलियर का शिकार हो जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं जी हम अडेप्टेशन की तरफ। ठीक है, हम अडेप्टेशन की तरफ क्यों जाते हैं? अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन वाली पॉलिसी के थ्रू किसी नई मार्केट में नहीं जाते तो फिर हम अडेप्टेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, यूजुअली हमें अडेप्टेशन की तरफ जाना पड़ता है क्योंकि हम जब किसी नए कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कल्चर डिफरेंट होता है, वहाँ की प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं कस्टमर की, वहाँ की कम्युनिकेशन जो सबसे आप यूँ कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिफरेंट होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हम प्रोडक्ट अडेप्टेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि ग्लोबल सिमिलैरिटीज़ आप यूँ कह लें कि ग्लोबल सिमिलैरिटीज़ बहुत कम पाई जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, जिसे हम ग्लोबल सिमिलैरिटीज़ कहते हैं। हो सकता है आपकी प्रोडक्ट उन ग्लोबल सिमिलैरिटीज़ की रेंज में ना आती हो, आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी उन ग्लोबल सिमिलैरिटीज़, वो ग्लोबल सिमिलैरिटीज़ आपकी प्रोडक्ट को कवर ना करती हो। और डिफरेंसेस तो ऑब्वियसली जब हम ग्लोबल बात करते हैं, या आप यूँ कह लें कि जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं। तो उन सब को नज़र में रखते हुए आपको अपनी जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं उनको अडेप्ट करना पड़ता है। तो इसमें एक और चीज़ है, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हॉफस्टेड की 4 कल्चर डायमेंशंस को हम ज़रूर देखते हैं, हम इसको अंडर कंसिडरेशन रखते हैं, या जब भी हमने किसी कल्चर को रीड करना होता है तो हम हॉफस्टेड की 5, यहाँ पर 4 दी हुई हैं, वैसे 5 डायमेंशंस हैं। 5 डायमेंशंस को हम जो है वो इसके थ्रू, इसकी हेल्प से उस कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म है। ये हॉफस्टेड ने बेसिकली एक स्टडी की थी जो कि मोर देन 100 कंट्रीज़ के अंदर उसने लोगों को इकट्ठा किया और उनको ऑब्ज़र्व किया, उनसे इंटरव्यूज़ किए, उनसे क्वेश्चनर फिल करवाए और बताया, और उसकी जो फाइंडिंग्स थी उन्होंने ये बताया कि पूरी दुनिया में 5 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं हर कल्चर के अंदर, जिसमें सबसे पहले इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग इंडिविजुअल रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे कल्चर्स ऐसे हैं जैसे वहाँ पर लोग कलेक्टिविज्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान है, यहाँ पर हम कलेक्टिविज्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, यानी हमारा कंबाइंड फैमिली सिस्टम ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसी तरह हम यूएस की या यूरोप की बात करें तो वहाँ पर इंडिविजुअली लोग रहना पसंद करते हैं। इसी तरह हाई वर्सेस लो पावर डिस्टेंस है, यानी कि उनकी इनकम में कितना डिफरेंस है, कितना बहुत ज़्यादा अपर क्लास कितनी ज़्यादा है, या आप यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं वहाँ पर लोग या बहुत ज़्यादा गरीब, यानी कि उनकी जो पावर का डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, वो कितना है। तो उसके बाद हमारे पास है मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, यानी ख़वातीन और मर्द। किसी कल्चर के अंदर ख़वातीन डोमिनेंट होती हैं और कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर मर्द डोमिनेंट होते हैं। तो पाकिस्तान की एग्जांपल है यहाँ पर
मर्द ज़्यादा डोमिनेंट है। उसके बाद वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग अनसर्टनिटी अवॉइडेंस। बहुत सारे कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग अनसर्टन सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, ठीक है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो किसी कल्चर के अंदर वो स्ट्रांग होती है ये चीज़, किसी कल्चर के अंदर वीक होती है। यानी कि कुछ लोग इनोवेटर्स होते हैं या रिस्क टेकर्स होते हैं या अनसर्टनिटी को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। तो इनकी बेसिस पे भी आप अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स को अडेप्ट करते हैं या मॉडिफाइड करते हैं। अच्छा जी, मार्केटिंग अडेप्टेशन के अंदर कुछ और चीज़ें हैं। आप यूँ कह लें कि जब भी आप मार्केट प्रोग्राम को अडेप्ट करने जा रहे होते हैं तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लाजमी तौर पे या ये नेसेसरी होती हैं आपके लिए मार्केट अडेप्टेशन के अंदर, इनको अडेप्ट करना या इनको मॉडिफाइड करना। जिसमें सबसे पहले प्रोडक्ट फीचर्स हैं। हो सकता है प्रोडक्ट के फीचर आपके आपके जिस कंट्री के अंदर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं उस कंट्री के उस कंट्री के कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट फीचर्स उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद लेबलिंग है। लेबलिंग ज़ाहिर है जिसके ऊपर लेबलिंग आप जिस कंट्री के अंदर है उसी लैंग्वेज के अंदर आपको एक तो लेबलिंग करनी पड़ेगी और वहाँ के लोगों की जो कलर प्रेफरेंसेस है वो आपको वहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद मटेरियल्स हैं। मटेरियल्स आप उसमें कौन से यूज़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई सोर्स आपका मटेरियल का ऐसा हो जो रिलीजियसली और कल्चरली वहाँ पर एक्सेप्ट ना किया जाता हो, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको उस कंट्री की जो प्रेफरेंसेस हैं, वहाँ के कस्टमर्स की जो प्रेफरेंसेस हैं, उनको अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ता है। उसके बाद सेल्स प्रमोशंस। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जो कि आप जो कह लें जहाँ पर लो पावर डिस्टेंस होता है, लोगों के दरमियान वेल्थ का डिस्टेंस कम होता है। कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पर जो जिनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी अच्छी होती है, वहाँ पर आप सेल्स प्रमोशंस ऑफर नहीं करते, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सेल्स प्रमोशंस देनी पड़ती हैं, लोगों की इनकम लो होती है। इसी तरह प्राइसेस हैं। प्राइसेस भी आप एज पर द एक कस्टमर इनकम सेट करते हैं और एज पर द सेगमेंट करते हैं कि आपने कौन सा सेगमेंट चूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसकी प्राइसेस को सेट करते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग मीडिया है आपका। ज़ाहिर है आप जिस कंट्री के अंदर गए हैं वहाँ पर एडवर्टीजमेंट आपने उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर करनी है और अपनी एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसा नहीं दिखाना जो कि उस कंट्री के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम भी आपने ऐसा वहाँ पर रखना है या उसको इस तरह से ट्रांसलेट करना है जो उस कंट्री के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो। पैकेजिंग भी ऑब्वियसली वैसे ही आप करेंगे। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूशन है कि जो दिखाएंगे एडवर्टीजमेंट को, जैसे पहले मैंने डिस्कस किया, उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट ना हो या ऐसा कंटेंट ना हो जो कि उस कंट्री के लोगों को एक्सेप्टेबल ना हो उनके लिए। उसके बाद एडवर्टाइजिंग थीम्स हैं। ये भी प्योरली रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट है। कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पर एडवर्टाइजिंग की जाती है, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पर फनी एडवर्टीजमेंट्स, फनी कमर्शियल्स दिखाई जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पर एडवेंचरस दिखाई जाती हैं। ये आपकी प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर भी बेस करता है कि आपने किस तरह की एडवर्टीजमेंट थीम्स वहाँ पर दिखानी है कस्टमर्स को। अच्छा जी, जब आप प्रोडक्ट अडेप्टेशन कर रहे होते हैं तो आपके पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज। हमारे पास 5 स्ट्रैटेजीज होती हैं प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास स्टेट एक्सटेंशन है। जब भी आप किसी कंट्री के अंदर जाते हैं तो आप स्टेट एक्सटेंशन कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट की। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने पाकिस्तान से अपने प्रोडक्ट को उठाया और इंडिया ले गए। यानी कि वहाँ पर ना तो आपको कम्युनिकेशन चेंज करना पड़ी क्योंकि उर्दू वो समझते हैं, और ना ही आपको प्रोडक्ट चेंज करना पड़ी, उनका कल्चर हमसे सिमिलर है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हम इसको कहेंगे स्ट्रेट एक्सटेंशन होती है। उसके बाद हम एक और स्ट्रेटजी है हमारे पास, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट अडेप्टेशन। प्रोडक्ट अडेप्टेशन का मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट में माइनर चेंजेस करते हैं या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं एज पर द कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर नीड। लेकिन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आपकी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज बैरियर्स नहीं है, आप वही कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एक और स्ट्रेटजी है जिसको हम कम्युनिकेशन अडेप्टेशन कहते हैं। इसमें हो सकता है आपको कम्युनिकेशन चेंज करनी पड़े लेकिन प्रोडक्ट हो सकता है आप प्रोडक्ट को चेंज ना करें, प्रोडक्ट को सेम ही ले जाएं। जिस तरह कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, ख़वातीन तकरीबन हमारे एशियन रीजन में सेम ही है उनकी। आप यूँ कह लें कि जो कॉस्मेटिक की प्रेफरेंसेस हैं, जो ब्यूटी प्रेफरेंसेस हैं, जो उनकी वाइट कलर का कम्प्लेक्शन है उनके लिए, जो कम्प्लेक्स से ड्राइव किया मैंने बेसिकली, तो वो सेम है, सारी गोरी नज़र आना चाहती हैं। तो हो सकता है आप अपना प्रोडक्ट चेंज ना करें लेकिन कम्युनिकेशन
को अडेप्ट कर लें, वहाँ पर कम्युनिकेशन चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आप श्रीलंका में अपनी प्रोडक्ट लेके जाते हैं या मलेशिया में लेके जाते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर देंगे उनकी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन प्रोडक्ट आपका सेम ही चल जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ होती है, हम उसको कहते हैं ड्यूअल अडेप्टेशन। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट में भी मॉडिफिकेशंस करते हैं और कम्युनिकेशन को भी चेंज करना पड़ता है एज पर द इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद एक और है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट इन्वेंशन। प्रोडक्ट इन्वेंशन का मतलब ये है कि आप नई प्रोडक्ट डेवलप कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल प्रोडक्ट नई होती है आपकी और यहाँ पर हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन भी नई हो, या हो सकता है कम्युनिकेशन आप चेंज ना करें, लेकिन प्रोडक्ट आपका यहाँ पर न्यू होता है। आप किसी नई मार्केट के अंदर जाके आप एक अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करते, बिल्कुल नया प्रोडक्ट आप वहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर आप इंडिया के अंदर प्रोडक्ट नया लॉन्च करें, लेकिन वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है आप वही प्रोडक्ट मलेशिया में जाके चेंज करें तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन चेंज करनी पड़ जाए। तो आपको दोनों ऑप्शंस अडेप्टेशन की आपके पास होती हैं, या तो आप चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल न्यू होता है। तो हम ये 5 स्ट्रेटजीज हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज के तौर पे हम इनको देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, या लास्ट आप यूँ कह लें कि हमारी डिसीजन है, वो है कि हमने अपनी मार्केटिंग ऑर्गेनाइज किस तरह करनी है, अपनी मार्केट को ऑर्गेनाइज किस तरह करना है। तो बेसिकली ये प्योरली रिलेटेड है आपके चैनल से। तो इसमें 2 चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा चैनल एंट्री होता है और दूसरा चैनल डिफरेंसेस होते हैं। चैनल एंट्री से मुराद ये है कि आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमारे पास सेलर से ये ड्राइव होता है, यानी आपकी फॉर्म से। उसके बाद सेलर से इंटरनेशनल मार्केटिंग हेडक्वार्टर्स तक जाता है। उसके बाद चैनल बिटवीन नेशंस जो होते हैं, यानी कि उस कंट्री के अंदर जो चैनल्स आपके मौजूद हैं, ये वहाँ पर चला जाता है। उसके बाद चैनल्स विद इन फॉरेन नेशंस होते हैं, उनके पास जाता है और फिर फाइनल बायर के पास चला जाता है। तो ये 2 तरह के चैनल हैं यहाँ पर। एक चैनल बिटवीन द नेशंस है, यानी आपके अपने कंट्री के अंदर भी हो सकता है, या आप यूँ कह लें कि आपके कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी हो सकता है। तो दूसरा चैनल आपके पास चैनल विद इन फॉरेन नेशंस है, यानी कि जो जिस फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए भी आपने एक हेडक्वार्टर अपना बनाया होगा जहाँ से वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मूव कर रहा है और फिर फाइनल बायर के पास आपका प्रोडक्ट जाता है। उसके बाद चैनल डिफरेंसेस हैं। चैनल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि आप चैनल किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट के अंदर जो आपके चैनल हैं, क्या वहाँ पर आप उनको भी स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू लेकर गए हैं, या वहाँ पर आपने नए चैनल्स अपने अप्लाई किए। आप अपने होस्ट कंट्री से बैठकर इन चैनल्स को डील कर रहे हैं, आपके अपने आउटलेट्स मौजूद हैं, या आप किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से उस डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट को, अपनी मार्केट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। 5 डिसीजंस हमने देखे हैं टू एंटर इन अ नेशनल या इन एन इंटरनेशनल मार्केट। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा टॉपिक, आप कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद है कि ग्लोबल मार्केट एंट्री के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।